नमस्कार दोस्तों। पिछले टॉपिक में आपने समझा कि रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो क्या होता है और कैसे हम इस रेशियो का यूज अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में कर सकते हैं। मगर इस रेशियो की एक लिमिटेशन है कि अगर कोई बिजनेस लोन लेकर अपने रिटर्न को इम्प्रूव करता है, कि मतलब अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको लोन के हेल्प से बढ़ाता है, तो उस केस में रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा दिखेगा, जबकि उसमें लोन का यूज भी किया गया है। तो उस चीज को दूर करने के लिए एक सेपरेट रेशियो होता है, वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जो हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। मान लीजिए मेरे पास दो कंपनियां हैं, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। फैक्ट्री ए जो है 200 करोड़ रुपए का कैपिटल यूज करती है 20 करोड़ के प्रॉफिट को जनरेट करने में, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आता है 10% का। और वहीं फैक्ट्री बी की बात करें तो कैपिटल यूज करती है 100 करोड़ का और प्रॉफिट जनरेट करती है 20 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, आ रहा है 20% का। तो अभी तक ये कॉन्सेप्ट आपको सिमिलर लग रहा होगा रिटर्न ऑन इक्विटी के, मगर आगे हम कब क्लियर करेंगे कि ये कैसे रिटर्न ऑन इक्विटी से अलग है और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। कोई भी बिजनेस एक इंजन है, तो इसमें दो तरह के फ्यूल यूज होते हैं इसको चलाने के लिए। पहला होता है इक्विटी, जो कि ओनर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टेड फंड होता है, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब लोन, जो कि बैंक का या फिर किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, और बॉन्ड होल्डर्स का भी। तो ये दोनों मिलकर बनते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि बिजनेस में यूज होगा। उसके बाद जो पावर निकलती है वो होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम ईबीआईटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, रिटर्न ऑन इक्विटी में हमने कैलकुलेशन के लिए यूज किया था नेट प्रॉफिट का, मगर हम आरओसीई में यूज करेंगे ईबीआईटी का, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहलाता है। तो उसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आरओसीई बराबर ईबीआईटी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो दोनों है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट इनटू 100। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी कंपनी का आरओसी कैलकुलेशन करने में कोई इश्यू ना आए। तो अगर जनरल लैंग्वेज में कहें तो 15% का जो आरओसी होता है वो ठीक ठाक कहलाता है, और अगर 20% का किसी कंपनी का आरओसी है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी कहलाती है। तो इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक रेस ट्रैक पे दो गाड़ियां हैं, एक है विक्रम लिमिटेड की और दूसरी है अर्जुन लिमिटेड की। दोनों को 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट का जो टारगेट है वो अचीव करना है, मतलब फिनिश लाइन है। तो विक्रम लिमिटेड ने यूज किए 200 करोड़ रुपए, वहीं अर्जुन लिमिटेड ने यूज किए 100 करोड़ रुपए। तो यहां आप देखेंगे कि विक्रम लिमिटेड के कंपैरिजन में अर्जुन लिमिटेड ने आधा फ्यूल यूज किया। यहाँ पे एक करेक्शन है, ये यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे 50 होगा, क्योंकि ऊपर वाले ने 100% फ्यूल यूज किया और नीचे ने ऊपर के कंपैरिजन में 50% का फ्यूल यूज किया है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है, तो सबका जवाब होगा अर्जुन लिमिटेड, क्योंकि इसने अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूज किया, जिसकी वजह से ये आधी कैपिटल में 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अचीव कर पाई। दोस्तों अब समझते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आरओई और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों रेशियो में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो अगर हम आरओई की बात करें तो ये एक सिंपल वेइंग स्केल है, मतलब वेट नापने की मशीन। और जबकि हम आरओसीई की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो ये एक तरह से एक्सरे मशीन है जो थोड़ी डीप एनालिसिस के बाद एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है।
तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रॉफिट के लिए हम यहाँ नेट प्रॉफिट का यूज करते हैं आरओई में, जबकि हम ईबीआईटी का यूज करते हैं आरओसीई में। यहाँ पे हम इक्विटी की वैल्यू का यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे हम इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट का यूज करते हैं। आरओई में डेप्ट को कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि आरओसीई में डेप्ट को कंसीडर किया जाता है। आरओई में जो रिस्क है वो एक तरह से क्लियरली विजिबल नहीं है और एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट रहता है लोन कंसीडर ना होने की वजह से, जबकि आरओसीई में क्लियर पिक्चर दिखाई देती है रिटर्न की। तो अगर डायरेक्टली बात करें तो आरओई और आरओसी में एक मेजर डिफरेंस है, वो है कि आरओई में डेप्ट नहीं दिखता, मिस हो जाता है, जबकि आरओसीई में कंप्लीट कैपिटल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दोस्तों अब देखते हैं कि आरओसी इन्वेस्टर्स को क्या सुपर पावर देता है। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि आरओसी इन्वेस्टर्स को कुछ सुपर पावर्स देता है। पहला है डेप्ट का जो भ्रम होता है उसको तोड़ता है। मान लीजिए किसी कंपनी का आरओई जो है हाई है और अगर उसी कंपनी का आरओसी लो है, तो ये क्लियर साइन है कि कंपनी लोन लेके अपने बिजनेस को चला रही है, जिसकी वजह से वो रिटर्न ऑन इक्विटी तो हाई दिखा सकती है, बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसका लो है। तो आरओसी उस जगह पे ये पकड़ लेता है कि कंपनी लोन से अपने बिजनेस को चला रही है। वहीं सेकंड पॉइंट की बात करें, आरओसीई कैपिटल एलोकेशन की क्वालिटी दिखाता है कि मैनेजमेंट किस एफिशिएंसी के साथ बिजनेस में कैपिटल को यूज कर रही है। जब आरओसीई डब्ल्यूएसीसी से ज्यादा होता है तो ये क्लियर साइन होता है कि कंपनी अच्छी वैल्यू क्रिएट कर रही है और कैपिटल को सही जगह लगाया जा रहा है। तो डब्ल्यूएसीसी होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर आरओसीई आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एवरेज से ज्यादा आ रही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है उस कंपनी में। और अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है कि हाई आरओसी प्लस कंसिस्टेंसी मिलके एक सस्टेनेबल कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे बिजनेस टाइम के साथ साथ वेल्थ भी बनाते हैं। तो उसके लिए कम से कम आपको 5 साल का ट्रेंड देखना चाहिए। मगर ये तो हो गई 3 सुपर पावर्स की, मगर इसके साथ साथ जैसे कि हर चीज की अच्छाइयां भी होती हैं और कुछ लिमिटेशंस या फिर कह सकते हैं कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो इसी तरह हम आरओसी के 3 नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, जो कि ये पकड़ पाने में सक्षम नहीं है। पहला है आरओई की तरह इसमें भी अगर किसी एक साल में प्रॉफिट अच्छा आ जाता है तो उस साल का आरओसी आर्टिफिशियली बूस्ट कर सकता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम कम से कम 3 साल का ट्रेंड देखना चाहिए। दूसरा है जो साइक्लिक बिजनेस होते हैं, जैसे शुगर का बिजनेस हो गया या फिर जैसे गर्मियों में एसी हो गए, कूलर हो गए, इनका बिजनेस हो गया। तो जब वो साइकिल चलती है तो उसके टॉप पर आरओसी हाई दिखता है, बट राउंड द ईयर सस्टेन नहीं करता है। तो उस केस में हमें साइकिल का जो फेज होता है वो समझना चाहिए, किस साइकिल में उस बिजनेस का आरओसी हाई होता है और किस साइकिल में उस बिजनेस का आरओसी लो होता है। तीसरा, अगर कोई कंपनी अपने डेप्ट को रीपे कर देती है तो उस केस में उस कंपनी का आरओसी अप हो सकता है, क्योंकि इसमें डेप्ट को इंक्लूड किया जाता है इस रेशियो को कैलकुलेट करने में। तो अगर किसी ईयर में डेप्ट कम हो जाता है किसी कंपनी का तो उस केस में आरओसी अप हो सकता है। इसको फिक्स करने के लिए हमें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो चेक करना चाहिए। तो इसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। दोस्तों हम अपने हर टॉपिक की तरह इसमें भी हम 3 चेक पॉइंट है हमारे, जो कि अगर आरओसी में अगर दिखते हैं तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए। अगर किसी कंपनी का
3 साल के जो आरओसी कंसिस्टेंटली 15% या 15% से ऊपर है, तो एक पहला साइन है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। दूसरा, जो उसके साथ की उसी बिजनेस में और कंपनियां हैं, उनके साथ कंपैरिजन करना चाहिए कि उनके कंपैरिजन में उसका जो आरओसी है वो बेटर होना चाहिए। मतलब कि सेब की तुलना सेब से करनी है, सेब की तुलना संतरे से नहीं करनी है। तीसरा, आपको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो चेक करना पड़ेगा, वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डेप्ट ज्यादा हो इक्विटी के कंपैरिजन में। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके ओके हैं, तो ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए फर्दर मूव करें, नहीं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को दोबारा से रिव्यू करें। दोस्तों, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट रिजल्ट है, मगर उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए जो एक बेटर क्वालिटी चाहिए वो है आरओसी रेशियो। अगर किसी कंपनी का आरओसी रेशियो स्ट्रांग है, तो वो कंपनी अपने कैपिटल का अच्छा यूज कर रही है। तो इसी के साथ हम आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, जिसको हम आने वाले थर्सडे को कवर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई मार्केट से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप अपनी क्वेरी कमेंट में डाल सकते हैं, जिसको मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में कमिंग थर्सडे को। धन्यवाद। Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only, and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.